नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। आज का दिन राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज जहां विपक्षी दल बेंगलुरु में 26 दलों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, वहीं आज एनडीए की मीटिंग भी दिल्ली में होने जा रही है। ये दोनों जोर आजमाइश कौन किस पर भारी पड़ता है, ये जोर आजमाइश हो रही है। आज इसका विश्लेषण करते हैं और उस पर बात भी करते हैं। विपक्षी दलों की इधर बेंगलुरु में आज दूसरा दिन है मीटिंग का, उनकी मीटिंग हो रही है और इधर मीटिंग के समय एनडीए की मीटिंग के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्षी दलों पर एक तंज कस दिया। आप ये वीडियो देखिए पहले। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। कहा कि जो ये जमात इकट्ठी हुई है, जब कोई बड़ा घोटाला होता है, जब कोई अपराध होता है, तो उस पर ये चुप हो जाते हैं और जब किसी दल पर कोई दिक्कत आती है, विपक्षी दल पर, तो ये दूसरे राज्यों में भी उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। ये प्रधानमंत्री जी कह रहे थे। उन्होंने एक कविता भी अवधी भाषा में सुनाई। उन्होंने बोला कि एक कविता याद आ रही है कि गायत कुछ और है, हाल कुछ और है, लेबल कुछ और माल कुछ और है। उन्होंने ये विपक्षी दलों पर तंज कसा। उन्होंने ये भी कहा कि इनके लिए गरीबों का नहीं, अपने बच्चों, भाई भतीजों का विकास मायने रखता है। प्रधानमंत्री जी कि इसी बात को लेकर के चलते हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी जब मध्य प्रदेश में भोपाल में गए थे, देना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं एक गारंटी यहां से देना चाहता हूं, और गारंटी वह है कि वह भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, और भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजेंगे, और भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने की, उन पर कार्रवाई करने की गारंटी है। और ठीक उनके भाषण के 3-4 दिन बाद ही अजीत पवार जिस एनसीपी पर महाराष्ट्र में वो सिंचाई घोटाला, बैंक घोटाला, खनन घोटाला के आरोप लगा रहे थे 70,000 करोड़ रुपए के, उसी एनसीपी के अजीत पवार को इसी बीजेपी ने, यही मोदी जी ने उप मुख्यमंत्री बना दिया महाराष्ट्र का। और इसके बाद अभी जब विभागों का बंटवारा हुआ तो फिर क्या हुआ, उनको प्लानिंग वाला डिपार्टमेंट मिल गया, उनको वित्त मंत्रालय की चाबी भी दे दी।
कि भैया आप चोर हैं तो बने रहें, लेकिन अगर आप हमारे में शामिल हो गए इसका मतलब आप वाशिंग पाउडर से धुल चुके हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप गंगा जी नहा चुके हैं। उन्होंने कहा विपक्षी लोग जो है, विपक्षी दल इकट्ठे हुए, इन्होंने दुकान खोल रखी है। तो एक दुकान तो अभी अभी महाराष्ट्र में खुली है, अभी शटर उठाया आपने। और रही बात भाई भतीजावाद की, तो परिवारवाद किसका होगा? जिसके परिवार होगा। और फिर परिवारवाद की बात कर लेते हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं आपके, उनका बेटा कहाँ है? बीसीसीआई का सचिव बन गया, क्योंकि पुत्र है ना। तो आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हैं। और आपके रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह का बेटा क्या है? नोएडा में विधायक है, और दूसरा बेटा भी राजनीति कर रहा है, वसुंधरा राजे सिंधिया। उनके बेटा दुष्यंत सिंह। कल्याण सिंह को तो जानते ही होंगे आप, कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के बीजेपी से। उनके बेटा राजवीर सिंह सांसद, उनके बेटा संदीप सिंह मंत्री उत्तर प्रदेश में विधायक। कितने लोगों का नाम बताया जाए जो इसी परंपरा से आए हैं, परिवार वाली परंपरा से। लेकिन आपको उनसे कोई दिक्कत नहीं है। परिवारवादी पार्टियों को आपने शामिल किया, ओम प्रकाश राजभर को आपने शामिल किया उत्तर प्रदेश से। वो परिवारवादी पार्टी नहीं है क्या? निषाद पार्टी क्या परिवारवादी पार्टी नहीं है? अनुप्रिया पटेल जो केंद्र में मंत्री रही और उनके पति इस समय बीजेपी में उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, क्या ये परिवार वाली पार्टी नहीं है? चिराग पासवान क्या परिवार वाली पार्टी नहीं है? जीतन राम मांझी क्या परिवारवादी वाली पार्टी नहीं है? कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको आप परिवारवादी पार्टी नहीं कहते थे? अजीत पवार को भी आप कहते थे, चाचा भतीजे जिनको बोलते थे, शरद पवार को। जब आपके पास आ गए वही अजीत पवार, तो फिर दूध के धुले हो गए। तो ये आपका जो आप कह रहे थे। दूसरा, दुकान अगर किसी ने खोल ली है तो अधिकार क्या आपको ही है कि दुकान आपके ही खुले, दूसरे का शटर बंद रहे। आप भी अपनी दुकानें खोले हुए हैं कितने राज्यों में, कन्नड़ संगमा याद होंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री जिसको आप कहते थे कि सबसे भ्रष्ट पार्टी है, सबसे भ्रष्ट नेता है, लेकिन चुनाव होने के बाद उसी गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, और जब शपथ ग्रहण होता है तो आप लोग बाकायदा मंच को शेयर करते हैं। तो वही भ्रष्ट आदमी किस तरीके से संस्कारी हो गया और संस्कारित हो गया। हेमंत बिश्व शर्मा जब कांग्रेस में हुआ करते थे तो आपने बुकलेट जारी कर दी, लेकिन जैसे ही आपकी पार्टी में आए आज तो आपका चेहरा बने हुए हैं, दूध के धुले हो गए। शुभेंद्र अधिकारी याद होगा आपको, नारायण राणे जिन पर आपके लोग आरोप लगाते थे, आज केंद्र में मंत्री हैं। एक उदाहरण नहीं, हजारों उदाहरण, येदियुरप्पा से लेकर के तमाम उदाहरण हैं जिसको गिनाया जा सकता है। लेकिन अब जब विपक्षी दल एक हो रहे हैं तो दर्द होना स्वाभाविक है। अब ताकत देखनी पड़ेगी कि कौन कितना किस पर भारी है। और यह एकदम बिल्कुल अमृत काल का नया गणित है, जहां पर 38 पार्टियों के साथ वाला व्यक्ति अकेला है, और जहां पर 26 पार्टियां हैं वहां महागठबंधन बोला जाता है। और ये गोदी मीडिया भी उनको महागठबंधन कहती है। इसको आप 38 वाले को क्या कहेंगे? 38 वाला अकेला है, और अकेला सब पर भारी भी है, लेकिन जो 26 दलों का समूह है विपक्षी दलों का, उसको झुंड बता दिया जाता है। ये कैसी राजनीति है? अगर बात करें उन दलों की, क्योंकि जो बीजेपी ने जो अपने वादे किए थे, 10 साल उनका कार्यकाल पूरा हो गया। इस कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़ी, और जो भारत को विकास करना चाहिए था उस विकास में वो पिछड़ गया। चाहे बुलेट ट्रेन की बात की हो, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात की हो, या फिर कालाधन वापस लाने की बात की हो, कालाधन डबल हो गया, कोई भी काम नहीं हुआ। गंगा सफाई का आपको पता है, नमामि गंगे, हजारों करोड़ रुपया खा लिया गया, खत्म हो गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, और गंगा वही मैली की मैली रह गई। ये है। और उत्तर प्रदेश के एक मंत्री जो राज्य मंत्री थे खटीक, दिनेश खटीक, उन्होंने बाकायदा सरकार पर सवाल भी उठा दिए थे इसको लेकर के, फिर उनको दिल्ली बुला लिया गया। इसके बाद वो चुप हैं। बोले शिवराज सिंह की सरकार है, जहां आप बोल रहे थे भ्रष्टाचारियों पर जो गारंटी दे रहे थे प्रधानमंत्री जी, उसी सरकार के
सरकार में पटवारी घोटाला हो गया और इस समय युवा रोड पर हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आप कहां कहां नहीं देखते हैं। आप दूसरी तरफ भी देखिए। आपने फिर बंगाल का जिक्र भी किया कि बंगाल में किस तरीके से हिंसा हुआ। कहीं की भी हिंसा हो उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है, चाहे किसी की भी सरकार हो उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन उसी के साथ आपको मणिपुर हिंसा की भी बात कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि आप डबल इंजन की बात करते हैं और मणिपुर ऐसी जगह है जहां 2 महीने से ज्यादा हो गए और वो जल रहा है। दूसरे देश यूरोपीय यूनियन भी अपनी संसद में प्रस्ताव इसके खिलाफ पेश कर चुकी है। आप उस पर बात क्यों नहीं करते हैं। आपने मणिपुर का तो नाम नहीं लिया, मणिपुर में आप गए नहीं, मणिपुर के प्रति आपने संवेदना वहां के लोगों के प्रति नहीं जताई। तो केवल विपक्षी दलों पर या विपक्षी नेताओं पर निशाना साधना कहां तक जायज है। तो दिख रहा है कि कौन किसके साथ, अडानी के साथ कौन है, सबको पता है। और अभी फ्रांस यात्रा जब हुई प्रधानमंत्री जी की तो वहां कहा गया कि आप राफेल के मामले में जांच में सहयोग करिए। अभी मामले खुल के आएंगे। सरकार 24 का चुनाव आ रहा है, दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में सब अपनी बात भी करेंगे, बताएंगे भी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्षी एकता की मीटिंग हो रही है उनमें उन्होंने कहा भी कि कांग्रेस को सत्ता और प्रधानमंत्री पद के प्रति कोई लालच भी नहीं है, कोई लालच नहीं है। वो चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो, लोकतंत्र की रक्षा हो, निरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा हो। यह कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि ये सब मीटिंग होती रहनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा मीटिंग जरूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है। और मैं ये कहता हूं कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। 26 दलों की तर्ज पर 38 दल, और कितनी जल्दी ये दल इकट्ठे किए गए। आज एनडीए की भी बैठक है। 38 दलों की जरूरत क्यों पड़े। और बात ये भी सही है कि आप चाहे माझी को लाएं, लेकिन आपकी जो डगमगाती सत्ता की नैया है उसको अब वो भी नहीं बचा सकते। आप चाहे कितने भी चिराग लाएं, लेकिन अब आपको सत्ता की रोशनी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने जो काम किए हैं, जो नफरत के लिए काम किया है, जो विकास का कोई कार्य नहीं किया, तो जनता उसका जवाब देगी। आप खूब ओम प्रकाश राजभर को लाएं, लेकिन सभी जानते हैं कि राजभर तभी तक है जब तक राज है, और जब तक ताज है उनके सर पर तब तक वो हैं। वो तो सत्ता के साथ ही हैं। वही राजभर जो कहते थे कि मोदी जी झूठा नंबर 1 है, योगी जी झूठा नंबर 2 है, और बीजेपी के साथ तो वो किसी भी कीमत पर नहीं जा सकते। 1 साल पहले ही कह रहे थे। लेकिन इन सबको दरकिनार करके आपने उनको भी सत्ता में शामिल कर लिया, क्योंकि आपकी मजबूरी है। तो कोई भी आ जाएगा, वही दूध का धुला है, वही गंगा से नहाया हुआ है। यही आपकी फितरत है। कौन किस पर भारी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते थे ना कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन ये बड़ा नया अंक गणित है कि 38 पार्टी वाला अकेला है और 26 पार्टी वाले हैं वो मेला है। ये कैसी बात। महंगाई जिस समय चरम पर है, टमाटर महंगाई से लाल है, जनता उस महंगाई की मार से लाल है। और यही जनता जब 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव आएगा, तो यही जनता आपको भी लाल भी करेगी और बेहाल भी करेगी, क्योंकि जनता की सुध ना लेकर के केवल जो मुद्दे गैर जरूरी हैं उन्हीं पर अगर फोकस करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। बात दोनों की अगर करें तो एनडीए के साथ क्या, जो दलों की संख्या तो बहुत बड़ी दिखा दी, केवल उनसे ज्यादा दिखनी चाहिए वजन, 38 दिख रहा है, लेकिन उनमें से कितने मुख्यमंत्री हैं, कितने लोगों की पार्टी कितनी है, कितने सांसद वाली पार्टियां हैं, वो भी देखना जरूरी है कि किसी पर कोई सांसद भी है या नहीं है, या फिर सब चिल्लर इकट्ठे कर दिए गए हैं। जब इधर अगर बात करेंगे, जो अभी विपक्षी दलों का जो बैठक हो रही है उसमें अगर देखेंगे तो ममता बनर्जी एक तरफ है, मुख्यमंत्री बंगाल की, हेमंत सोरेन है, और उसके अलावा अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, एक पंजाब में भी उनके मुख्यमंत्री हैं मान। आप और अगर बात करेंगे तो एमके स्टालिन हैं। हालांकि
7 मुख्यमंत्री उनके साथ हैं, नवीन पटनायक हों, केसीआर हों या जगनमोहन रेड्डी, उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरी है या कहीं प्रतिद्वंद्विता है, इसके कारण वो अभी न्यूट्रल हैं, इसलिए वो कहीं पर अभी आ जा नहीं रहे हैं। एनडीए की आपने कहीं बैठक सुनी? इतने सालों में आपने देखा ना कि कोई एनडीए की कोई बैठक हुई? अगर किसी को याद हो, कोई भी बैठक एनडीए की हुई नहीं। लेकिन अचानक से जब पटना में 17 दलों की मीटिंग होती है, विपक्षी दलों की, इसके बाद एनडीए की सुध आ जाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये भी इतनी बड़ी बात है कि पता लग गया इनको कि विपक्षी दल एक हो रहे हैं और इनकी हालत क्या होने वाली है। और अभी हाल में ही कर्नाटक चुनाव हारे हैं, तो पता है कि कहीं चूक हुई तो सत्ता से हाथ धोना सुनिश्चित है। इसमें जो विपक्षी दलों की अभी बैठक हो रही है, उसमें जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनने की बात है, सीट शेयरिंग की राज्यों में बात है कि कैसे उन पर विचार बनाया जाए। ये भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, वो कैसे एक साथ आएँ और किस तरीके से उनका प्रोग्राम बने कि जिससे कि विरोधाभास न रहे। तो ये सब चीज़ें हैं। पहले ये कहते थे कि एक साथ ये बैठ नहीं सकते, अब ये सारे 26 दल, पहले 17 थे, अब 26 दल आ गए हैं, तो ये बैठ करके अब क्या निर्णय लेते हैं और आगे की राजनीति किस करवट बैठेगी और क्या राजनीति। आज जो विपक्षी दलों की बैठक हो रही है और इधर एनडीए की जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी भी बैठक हो रही है, और एनडीए के पहली बार सुन रहे हैं कि उनकी बैठक हो रही है। अब ये क्या गुल खिलाती है ये तो समय ही बताएगा। इससे पहले कि इस वीडियो को हम खत्म करें, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो इसको ज्वाइन करें, इसको लाइक भी करें और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।